हेलो गाइस, स्वागत है बच्चों आप सभी का। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट डोमिनेटिंग चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसका नाम आप अपने बोर्ड पर क्लियरली देख सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, चाहे आप बात कर लो नीट की, चाहे आप बात कर लो आईआईटी की मेंस और एडवांस एग्जाम की, कि अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से पक्का आएगा, श्योर आएगा। तो अगर मैं आपके एचटेट टीजीटी साइंस के पिछले सालों के कुछ पेपर को अगर मैं एनालाइज करूं, जैसा कि मैंने किया 19 का पेपर, 20 का पेपर, 18 का पेपर, तो ऑसिलेटरी मोशन से, एसएचएम से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से तैयार करें, फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे प्रोसीड करने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन दिस चैप्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू टर्म्स। एक है पीरियोडिक, मैंने बोला पीरियोडिक, एंड सेकेंड टर्म इज ऑसिलेटरी। कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन करता हुआ कब नजर आएगा, हम कब कहेंगे कि ये चीज सर पीरियोडिक है और ये चीज ऑसिलेटरी है। क्या हर पीरियोडिक चीज ऑसिलेटरी हो सकती है या हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि इन ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड हमें क्या क्या जो है टर्म्स पढ़नी है। आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, टाइम पीरियड की बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसी सारी चीजें, बहुत प्यारा चैप्टर है और नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और बच्चों आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बहुत तरीके के मोशंस करते हुए देखते हो। स्ट्रेट लाइन मोशन है, गाड़ियां चलती हैं, वो एक अपना एक मोशन है, ठीक है। और मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, वो अपना मोशन है। मोशन अंडर ग्रेविटी अपना एक मोशन है, रोटेशनल मोशन अपना मोशन है। तो मतलब ये भी एक अपना एक स्पेशल टाइप का मोशन है ऑसिलेटरी। और इस ऑसिलेटरी मोशन से प्लस 2 की फिजिक्स का भी कंसेप्ट जुड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ग्रेविटेशन में हम इसमें कॉन्सेप्ट्स ऐड कर देते हैं। तो मतलब ऑसिलेटरी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जामिनर इस चैप्टर को नहीं छोड़ेगा अगर वो क्वेश्चंस पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जेईई के लिए और नीट के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो समझ में आ गया कि डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से एक स्पेशल टाइप का है आपका वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और आपका हार्मोनिक मोशन। इसमें जो मोशन होता है ना, वो एक जो हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड होता है, एक पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है। हम उस चीज को क्या करते हैं, फोर्स्ड करते हैं कि तू मोशन कर, इस चीज के अबाउट कर। तो वो चीज हम बात करते हैं ऑसिलेटरी में। तो अभी मैंने बताया कि इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले हमें दो वर्ड्स के बारे में जानना है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। तो थोड़ा सा जल्दी में इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक में वर्ड आ रहा है पीरियड, और पीरियड जो है वो डिनोट करता है टाइम को। टाइम भी कैसा कि वो टाइम मतलब उस मतलब किसी भी टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सुबह आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल में पहुंचने का जो टाइम है सपोज कीजिए 8:30 बजे है। तो आज कोई बच्चा 8:30 बजे पहुंचा, तो नेक्स्ट डे भी वो 8:30 पहुंच रहा है, थर्ड डे भी वो 8:30 पहुंच रहा है। तो वो अपने उस चीज को, अपने उस काम को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है कि जब कोई चीज बार बार रिपीट इटसेल्फ, अपनी पोजीशन को, खुद को, अपने आप को रिपीट करे। और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल मिल जाएंगे बच्चों आपको अपने सराउंडिंग में जो पीरियोडिक मोशंस में है, कि एक फिक्स टाइम के बाद में वो चीज वापिस वहीं नजर आएगी या वहां से पास करेगी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि डे टू डे लाइफ में हमारे घर के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम एक फिक्स टाइम पर करते हैं, ठीक है। फिक्स टाइम का सपोज करें कि जो है बच्चे मिल्क लेके आते हैं, घर वाले मम्मी पापा हैं कह देते हैं जा मिल्क ले गया, 5:30 बजे जो है वो आपको डेयरी से दूध लेना है या किसी के घर से दूध लेना है, उसके बाद दूध नहीं मिलेगा, मिल्क नहीं मिलेगा। तो 5:30 बजे आप जो है 5:30 के ऊपर, 6:30 के ऊपर या किसी एक टाइम के ऊपर आप डेली
मिल्क लेने जाते हो तो आप अपने काम को हर पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद यू आर रिपीटिंग, तो दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये तो डे टू डे लाइफ के से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो जो है किसी टी टाइम के अंदर जो है वो हाइट पे चढ़ता है, किसी टी टाइम में हाइट पे चढ़ता है, नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा से उतने ही टाइम में फिर किसी हाइट पे चढ़ता है, नीचे गिरता है। तो ये भी मोशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं। कोई भी प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व मारते हैं एक फिक्स टाइम के बाद, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम के बाद हर प्लेनेट उसी पॉइंट से दोबारा पास करता हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन आई थिंक इतना बताने के बाद आप समझ चुकी हो कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन है इफ ए बॉडी रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और वो टाइम का इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है, याद रखना, 2 सेकंड, सेकंड्स में, मिनट में, आवर्स में, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हम जान लेते हैं। बता दीजिए सर की पीरियोडिक मोशन है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड जो मोशन है वो आपका पीरियोडिक है। क्यों है? क्योंकि सपोज कीजिए, इधर समझा रहा हूं इस चीज को, ये सन है आपका, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो अगर अर्थ यहां से पास करना शुरू करती है, रिवॉल्व करना शुरू करती है, ऑर्बिटल मोशन शुरू करती है, तो यहां से वापिस जब यहां आती है, सपोज कीजिए वो कोई टी पीरियड है, टी टाइम है, तो वापिस अपना ये एक रेवोल्यूशन जो है वो इतने ही टाइम में कंप्लीट करेगी। तो मतलब वापिस इसी जगह से ये गुजरेगी, हर टी टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट मार रही है। तो किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी जो है वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है बच्चों। कैसे है सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन थोड़ा सा सोच के देखिए दिमाग में, ठीक है, बना के देखिए कि सर्कुलर मोशन जो है वो आपका पीरियोडिक मोशन क्यों है। क्योंकि एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो वापिस उसी पॉइंट से एक फिक्स टाइम के बाद पास होता हुआ नजर आएगा। आई बस समझ में? तो ये भी कैसा मोशन है? पीरियोडिक है। अब ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट है, जो हमारे दिल का धड़कना है, वो हर 0.8 सेकंड के बाद होता है। हर 0.8 सेकंड के बाद एक बीट आती है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो वही है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की क्या होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन इस चैप्टर की शान है, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी में कंडीशन है पीरियोडिक की, ठीक है, और एक नई कंडीशन है, उसके बगैर हम उसको ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करे बार बार रिपीटेडली एक मीन पोजीशन के अबाउट, बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, याद करो, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जब कोई बॉडी आगे पीछे लगातार और बार बार मूव करे तो उस मोशन को ऑसिलेटरी बोलते हैं, वाइब्रेटरी बोलते हैं और हार्मोनिक बोलते हैं। चलो अब इसको समझने के लिए गो फॉर एग्जांपल के लिए हम चलते हैं। सपोज कीजिए एक रिजिड स्पॉट से हमने एक सिंपल पेंडुलम लटका रखा है। तो ऑसिलेशन ऑफ ए सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, ठीक है, एक वॉल क्लॉक का पेंडुलम है जो दीवार गड़ी है, उसका पेंडुलम कैसा मोशन करता है। तो ये सपोज कीजिए सिंपल पेंडुलम है, तो अभी इसके नीचे एक मेटल की बॉब होती है, एक मेटल का जो है बॉल टाइप में होती है, और जो पेंडुलम है वो यहाँ जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, यहाँ इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। और बच्चों इक्विलिब्रियम फिजिक्स की वो चीज है जहां पर सराउंडिंग का, किसी चीज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, और बॉडी यहीं आना चाहती है। इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे, इस चैप्टर को समझने में उतनी आसानी हो जाएगी। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि यहां पे नेट फोर्स 0 होती है मीन पोजीशन के ऊपर, बॉडी वांट्स टू कम एट दिस पोजीशन अगेन एंड अगेन, तो बार बार आना चाहती है, तो एक फोर्स इसको बार बार लाना चाहेगी। तो इस मीन पोजीशन से इस मास को अगर मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी तरफ, ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन,
towards left extreme and towards right extreme if you displaced, सपोज कीजिए मैंने यहां से इसको जो है फोर्स लगा के यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, वो इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। और वहां से फ्रॉम वेयर when we release this oscillating particle, it wants to come towards mean position by a restoring force, और आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मीन पोजीशन से किसी पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ उठा दिया है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो इसके जो है बैक साइड मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स जनरेट होती है जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आएगी। तो यहां से इसको यहां डिस्प्लेस किया सिटर, तो ये नीचे आया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑसिलेशंस कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो अब इसमें एक कंडीशन है बैक एंड फोर्थ की। क्या किसी भी प्लेनेट का जो मोशन है सन के अराउंड वो आगे पीछे होता है क्या? वो तो एक पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वहां से बार बार अपने आप को रिपीट मारता है, आगे पीछे तो नहीं होता। तो एक कंडीशन है कि सर हाँ, हर पोजीशन के हर एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट जरूर करेगा, तो मतलब पीरियोडिक तो है, लेकिन बैक एंड फोर्थ नहीं है। क्या नहीं है? बैक एंड फोर्थ नहीं है। सपोज कीजिए कि आपने यहां से इसको डिस्प्लेस किया, यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो ये काम होने में कोई टी पीरियड लगा, तो वापिस यहीं जब दोबारा आएगा तो टी टाइम मिलेगा। तो पीरियोडिक तो है, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। क्यों? क्योंकि सर ऑसिलेटरी के लिए कंडीशन चाहिए बैक एंड फोर्थ किसी मीन पोजीशन के अबाउट है। वो तो सर बार बार एक टाइम के बाद रिपीट मार रहा है। तो मैंने कंडीशन भी लिखाई है, नोट भी कर लेना कि ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन शुड बी देयर बच्चों, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब बात ये आ गई। और एग्जांपल है, हाँ जी, द ऑसिलेशन ऑफ ए सस्पेंडेड मास। ये एक लटका हुआ मास है, इस लटके हुए मास को हमने एक स्प्रिंग से जो है सस्पेंड कर रखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग, एक ऑसिलेशन कर रहे हैं मास का। तो किसी मास का जो ऑसिलेशन है सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, वो भी ऑसिलेटरी है। सोच के देखिए कि स्प्रिंग से एक मास को मैंने नीचे ऐसे लोअर पार्ट से कनेक्ट कर रखा है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो कैसा मोशन है आपका? ऑसिलेटरी मोशन है। ये भी है, ये ऐसे लटका रखा है, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है, ये वर्टिकल ऑसिलेशन है। तो इसको, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मास को डिस्प्लेस करूंगा तो अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, तो वो उसको क्या करती रहेगी? ऐसे, ये ऐसे करता रहेगा, ये ऐसे करता रहेगा, ये ऐसे करता रहेगा। और गिटार है, आपने गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको आप छेड़ो, वाइब्रेशन होगी, वो भी ऑसिलेटरी है। तो ढेर सारे ऐसे ऑसिलेटरी मोशंस हैं, जैसे पीरियोडिक मोशंस थे, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशंस आपने देख ली, जान ली क्या है कि बैक एंड फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। तो सर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल की मीन पोजीशन से आइदर टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन से, लेफ्ट की बात कर लो जी, राइट की बात कर लो, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, वो हम कहेंगे, जो शिफ्टिंग होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो हम क्या कहलाएंगे? डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। ठीक है ना? मतलब सिंपल सी बात है कि इस पार्टिकल को आप यहां से यहां ले गए तो ये जो चीज है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। आई बस समझ में। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। तो एक ऑसिलेशन कवर करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे यहां से यहां गए, वापिस यहां, तो एक चक्कर में जो टाइम लगा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने, वो टाइम पीरियड है। और ऐसे ऐसे ऑसिलेशन एक सेकंड में कितने कवर होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू है। एक यहां पे और आएगा ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब कोई चीज एंगल में मूव करती है, एंगुलर एसएचएम भी होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मेन चैप्टर है हमारा, मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस आए हैं।
SHM, ये पढ़ना है डिटेल में, SHM। तो क्या है SHM को समझने के लिए मैंने साइड में एक वॉल क्लॉक के पेंडुलम का एग्जांपल लिया है, जैसे आप क्लियरली समझ पाओगे। तो एक रिजिड स्पोर्ट से मैंने एक मेटल की जो बॉब है वो नीचे लटका रखी है, और इसको मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करके जब छोड़ता हूं तो ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है SHM। तो कंडीशन है, कोई भी पार्टिकल SHM कब करेगा? जब ये मूव करेगा टू एंड फ्रो। कैसे मूव करेगा? टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करेगा एक मीन पोजीशन के अबाउट, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिर आपको इसके ऊपर प्यारे से क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख लोगे तो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं कि एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, मीन पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से समझ लेते हो। तो अबाउट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो तो मोशन करेगा ही सर, लेकिन एक रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर। सर मैं इस मेटल बॉब को नीचे को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो अंदर की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट के बैक साइड, अपोजिट साइड एक फोर्स लग रही है जो हमेशा एक काम करेगी, उस बॉल को वापस यहीं लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एवरीथिंग वांट्स टू कम इन इक्विलिब्रियम। किस में आना चाहती है? इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। तो ये जो इसकी पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स जीरो होती है। और आई थिंक समझ में भी आ गया कि नेट फोर्स जीरो होती है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F=ma। तो मास तो इस दुनिया में जीरो नहीं हो सकता उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। अगर फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो एक क्वेश्चन है आया हुआ है टीजीटी साइंस में, देख लेना, वो मैं ऑप्शंस के साथ लिखवाऊंगा आपको। तो आपको पहले ही पता चल गया कि SHM के अंदर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर फोर्स जीरो होगी मीन पे, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन पे, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे, देखोगे कैसे, ठीक है। हाँ जी। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो जो मोशन करेगा वो SHM में कहलाएगा। और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अब बात करते हैं कि सर ये रीस्टोरिंग फोर्स कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, डिपेंड करेगी कि आपने इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल को मीन से कितना डिस्प्लेस किया है। अगर ज्यादा, देखो इतना ही किया है तो थोड़ी सी फोर्स से वापस आ जाएगा, इतना और किया, इतना कर दिया, इसका मतलब क्या? ज्यादा फोर्स लगेगी। और कर दिया तो वापस लाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशंस आइदर एनी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक बात समझ लो, बच्चे सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। यह बात बोलना यहां ठीक नहीं है। इसकी बजाय यह बोला करो कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। मीन से वो इधर जाए से वो इधर जाए, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्यों होती है? सोच के देखो, ये था यहां पे, इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, रीस्टोरिंग, हाँ अभी तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, लेकिन जब वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर और रीस्टोरिंग फोर्स भी इधर। तब आप क्या ये बात बोलोगे क्या कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है? नहीं सर, रीस्टोरिंग फोर्स का काम एक ही है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस पार्टिकल को यहां ऐसे ही इस मीन पोजीशन की तरफ खींच के लेके आएगी। और ये कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, इट विल डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब आपको ही पता है कि जब इस साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, दैट इज इक्वल टू क्या है? F इक्वल टू -kx। इस k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। आई बस समझ में? हाँ जी। अब तो ये जो फोर्स लग रही है ये इस पार्टिकल पे लग रही है, और ये फोर्स का काम क्या है कि इस पार्टिकल को वापस इस मीन पोजीशन पर लेके आए। आई बस समझ में? चाहे डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो, किसी भी साइड हो, चाहे राइट एक्सट्रीम हो चाहे लेफ्ट हो, इसका काम है कि यहीं आ जा बेटा तू, ठीक है ना। तेरे को मैं यहीं लेके आऊंगा क्योंकि तेरी असली जगह यहीं है। हवा में उड़ना है तो हवा में आदमी थोड़ी देर के लिए ही उड़ सकता है, क्योंकि आखिर में आना तो उसको अपने ही ग्राउंड स्टेट में है।
आई थिंक समझ में आ गया। हाँ जी, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज फोर्स कॉन्स्टेंट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो F है वो ma की भी बराबर होता है। तो भैया फोर्स तो फोर्स होती है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो इस कॉन्सेप्ट से आ गया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से F इक्वल टू ma, दोनों चीजें बराबर हैं, तो ma इक्वल टू माइनस के एक्स। तो a जो है m को मैं उधर ले गया तो क्या आ गया, a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब एक चीज देखो, ये चीज तो चलो ठीक है, हटा दो, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन और एक्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। कैसा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है बच्चों। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा जो है उसमें एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स वहां से ज्यादा लगेगी। ऐसे फोर्स ज्यादा, कम, और ज्यादा, और ज्यादा। इसका मतलब जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा एक्सेल, लेस डिस्प्लेसमेंट लेस एक्सेलरेशन लेस फोर्स। हाँ जी, अब बात करते हैं, अगर आपको यह पहचानना हो, मैं कोई भी इक्वेशन दे दूं मोशन की, अगर मैं पूछूं कि ये जो मोशन की इक्वेशन है क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है, तो एसएचएम का फाइंड आउट करने के लिए, एसएचएम के बारे में पता लगाने के लिए कि ये चीज एसएचएम में है कि नहीं है, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखो कैसे, F इक्वल टू माइनस के एक्स, पता कर लिया। न्यूटन सेकेंड लॉ बाय एन सेकेंड लॉ का मतलब है कि न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma। और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ए ही होता है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर है माइनस के एक्स के। इस m को उधर ले गया, के नीचे आ गया, और याद रख लो k बाई एम बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन सोल्व करने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में। k बाई एम होता है ओमेगा स्क्वायर, और अभी बताया मैंने इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इधर जब लेके आए तो k बाई एम है ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों ये है आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करके अगर ये चीज भी आती है, अगर ये चीज भी बनती है किसी इक्वेशन से, तो वो आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन एसएचएम की ही है। अगर ये बनती है मतलब इससे मैच होती हुई अगर इक्वेशन आती है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल में आप बता सकते हो, इक्वेशन में बता सकते हो कि यस द गिवन इक्वेशन इज ऑफ एसएचएम। वो किसकी है, एसएचएम की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर हम इसके बाद में बात करेंगे कि सर इस एसएचएम के अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, एक्स इधर से इधर, इधर से, इसकी इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल की क्या बनेगी, टोटल की क्या बनेगी, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। तो अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, मस्त चैप्टर है, बेस बना दिया है, अब इसको अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट बनाते हैं और चीजों पे। तो ये समझ में आ गया, बढ़े आगे। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि सर जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, और वैसे बच्चों ये जो चैप्टर ना मैथमेटिकली जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो इस चैप्टर को इजीली समझ लेता है कि जो है सर ये, हाँ ये चीज समझ में आ गई है। तो बच्चों हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो आपको एक चीज देखनी है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैथ में बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक का मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, जैसे मैंने बोल दिया f1t बोल दिया मैंने, साइन ऑफ 2π/t इंटू में t। ये एक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हर t के बाद, इस पीरियड के बाद रिपीट करेगी, सेम आएगी वैल्यू, ठीक है। तो कोई पीरियोडिक फंक्शन, अगर मुझे किसी गिवन फंक्शन की पीरियोडिसिटी चेक करनी हो तो उसके लिए एक रूल है। सपोज कीजिए एक फंक्शन है f ऑफ थीटा, क्या है, f ऑफ थीटा एक फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो f ऑफ थीटा प्लस
इसमें अगर इसका जो पीरियड टी, जिस पीरियड के बाद, जिस टाइम के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, अगर मैं उसमें ऐड कर दूं तो ये चीजें बराबर आ जानी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज, ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो इसके अंदर ब्रैकेट में जो एंगल लगा है, इसके रेगुलर इंटरवल के बाद अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है देन दैट फंक्शन इज पीरियोडिक, अदरवाइज विल नॉट, नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल बोला था कि f1t मैंने लिया था साइन ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू में t। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसको, मैं रिप्लेस कर रहा हूं t को। अगर मैं इस t को रिप्लेस कर दूं t प्लस कैपिटल T से, तो वापिस यही चीज अगर आ जाती है तो ये फंक्शन इस t के बाद पीरियोडिक हो जाएगा। तो करके देखो। ठीक है, तो मेरे से पहले देखते हैं कि यही वैल्यू आती है क्या। देखो, रिप्लेस करना है t, जहां जहां t है वहां वहां पुट कर दो t प्लस कैपिटल T। जल्दी से पुट करके बताइए, f1 t प्लस कैपिटल T। तो हम ये रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं कैपिटल T के साथ कि हम चेक करते हैं कि यही चीज वापिस आ रही है क्या। तो f1 ये क्या आया हमारे पास, साइन, हाँ जी, 2 पाई अपॉन में t इंटू में इस स्मॉल t की जगह हमने रिप्लेस कर दिया t प्लस कैपिटल T। हाँ जी, तो क्या आएगा हमारे पास। अब एक बात बताइए मुझे, जल्दी से इसको सोल्व करके बताइए कि हमारे पास क्या यही वैल्यू जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अब 2 पाई अपॉन टी की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दो और एक बार इसके साथ कर दो, तो जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। तो देखो सर, साइन, ठीक है भैया, हाथ इधर से चल ही नहीं रहा है, इधर से ही चलना पड़ेगा क्योंकि सेटिंग यहीं से बैठ रही है ढंग से। साइन क्या है हमारे पास, देखो 2 पाई अपॉन टी की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया है हमारे पास 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 पाई। तो एक बात बताइए मुझे, ये साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जैसा नहीं बन गया है क्या। और साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। ठीक है, मतलब सर इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर कितना आ गया वापिस सर, आंसर तो हमारे पास जो आ गया रिप्लेस करने के बाद वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा में थीटा तो यही है, तो वापिस कितना आ गया 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी। तो ये चीज और ये चीज बराबर है, मतलब f1t बराबर है f1t प्लस टी के। तो हर टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद ये चीज की वैल्यू सेम आ रही है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। तो अगर किसी की भी पीरियोडिसिटी चेक करनी हो तो उसमें उसका आर्ग्यूमेंट रिपीट मार दो, सेम आती है तो पीरियोडिक है, अदरवाइज वो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की इस चैप्टर की। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए बच्चों। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको एज एसएचएम समझना है। कैसे समझना है, एज एसएचएम। आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एसएचएम की तरह ही काम करता है। कैसे, देखो तो पहले मैं एक सर्कल बना लूं, बना लो सर सर्कल। सर्कुलर मोशन को टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ, टू एंड फ्रो मोशन एक मीन पोजीशन के अबाउट करता हुआ देखना है, प्रोजेक्शन देखनी है, परछाई देखनी है। कैसे, देखो तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल पता नहीं कैसा बनेगा, समझ लेते हैं। चलो सर, अच्छा बन गया सर्कल, हाँ जी बन गया सर्कल। ये है इसका सेंटर और
ये है हमारा डायामीटर, ये वापिस डायामीटर, ये O है, ठीक है। अब क्या है, कंडीशन है कि सर्कुलर मोशन को प्रूफ करो कि वह चीज एसएचएम में है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम के लिए, तो सपोज कीजिए यहां पर एक पार्टिकल है P, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इन सर्कुलर मोशन हैविंग रेडियस a, और इसकी ये रेडियस जो दे रखी है आपको, ये रेडियस a है, ठीक है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगल में घूम रहा है ना, एंगल में घूम रहा है, एंगल में घूम रहा है, एंगल में घूम रहा है, तो इसकी एक एंगुलर जो है स्पीड है ओमेगा। तो वापिस बता रहा हूं कि एक पार्टिकल है P एंटी क्लॉकवाइज सेंस में a रेडियस के साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड में सर्कुलर मोशन घूम रहा, चेक करना है कि एसएचएम है कि नहीं है। चलो, तो ये P पॉइंट था, तो करना क्या, इस P से, हाँ इसको x नाम दे दो, इसको x डैश दे दो, और इसको हम y, और y डैश है, ये वर्टिकल डायमीटर है। तो करना क्या है, सर्कुलर मोशन को एसएचएम चेक करना है। तो P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहां पे, इस लाइन पर x डैश से x पे n, ठीक है, और ये एक जो एंगल बना रहा है इस टाइम जो एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है, ओमेगा टी के बराबर है ये थीटा, ओमेगा टी, ठीक है। इसमें एक चीज और समझनी है हमें, फेज, बहुत प्यारी टर्म है ये फेज। क्या होता है, फेज होता है, समझ लो इधर, बहुत काम की चीज है, ठीक है, आगे भी काम आएगी। फेज क्या होता है, फेज होता है किसी भी पार्टिकल का एड्रेस, उसका पता कि वो चीज जो है वो इस टाइम किसी इंस्टेंट पर कहां है, किस डायरेक्शन में है। तो फेज ऑफ ए पार्टिकल इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल, या हम कहें रिगार्ड्स इट्स पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट, कि किसी गिवन इंस्टेंट पर, एट ए गिवन इंस्टेंट, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इन विच डायरेक्शन इज गोइंग, कंप्लीट एड्रेस डिनोट्स द फेज, फेज बताता है, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं कि सर इस इंस्टेंट के ऊपर इसका फेज क्या है, इसका एड्रेस बता सकता हूं मैं, इसकी लोकेशन मैं चेक करके बता सकता हूं कि यहां पे है। तो इस इंस्टेंट के ऊपर ये जो है यहां पे इस P पॉइंट पर है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका फेज है थीटा। फाई नोट भी बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं, थीटा भी मैं और डिटेल में भी बात करूंगा, फेज की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। हाँ जी, ये इतना समझ में आया कि सर्कुलर मोशन को एसएचएम चेक करना है, जा रही है चीज, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ Pn परपेंडिकुलर टू x x डैश, तो ये पार्टिकल x से y गया, पार्टिकल कहां गया, x से y, फिर कहां जाएगा, देखो पार्टिकल x से y गया, y से x डैश आया, और x डैश से y डैश आया, फिर y डैश से x आया, ठीक है। आई बस समझ में, जब ये पार्टिकल यहां था और वहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज कीजिए यहां, तो थोड़ा बारीकी से समझिए इस चीज को। जब ये पार्टिकल यहां था, जब ये यहां ही था, अरे ये पार्टिकल x से शुरू कर रहा है जर्नी, सपोज कीजिए यहां से शुरू करता है, तो यहां से जब शुरू करूंगा तो इसका कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि यहीं से तो शुरू कर रहा है जर्नी, ठीक है। यहां आ गया, यहां से करा तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये n यहां है, अब यहां आ गया तो n यहां आ गया, ये यहां आ गया तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे आ गया। अब इसके बाद में यहां आ गया, यहां आ गया, तो इसका एक बात बताओ मुझे, सोच के बताइए कि जैसे जैसे पार्टिकल इस सर्कल में x से y जा रहा है, तो जो आपका n है, तो आपका n किधर आ रहा है, x से o आ रहा है, तो आपका जो n पॉइंट पर नजर देखो, हमें करवाना है टू एंड फ्रो मोशन। पार्टिकल जब x से y गया तो देखो अब यहां है तो यहां, फिर जब यहां आ जाएगा तो ये n पॉइंट यहां आ जाएगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो n पॉइंट इस पे आ जाएगा, जब ये यहां आएगा तो यहां ये यहां आ गया, फिर यहां आ गया तो यहां आ गया, फिर यहां आ गया तो यहां आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहां आएगा तो देखो
इधर आ गया, फिर यहां आएगा तो इधर आ गया, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जब इधर आया तो इधर आ रहा है, भाई बस समझ में, यहां है तो इधर जा रहा है, फिर वापस यहां आएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सर जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो हम उसको एसएचएम ही मान सकते हैं या एसएचएम ही करती है, अगर सोचोगे, विजुलाइज करोगे, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं भैया, ठीक है। जो काम की चीज थी वो हमने समझा दी है, तो ये चीज वापिस बना रहा हूं। ओरिजिन वाई डैश वाई, एक्स एक्स डैश, ये पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन थीटा एंगल ओमेगा टी, ये ऐसे, ठीक है। तो सर इसमें जैसे पार्टिकल एक्स से वाई गया तो ये एन पॉइंट इधर आया, वापिस गया यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो क्या हो रहा है इसमें, ऐसे गया। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट ये एन पॉइंट क्या कर रहा है, एन पॉइंट क्या कर रहा है, एन पॉइंट मूव्स टू एंड फ्रो। कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट दिस मीन पोजीशन ओ। तो यस सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। किसकी कंडीशन है, वो एसएचएम की है। अब एक टर्म और पढ़ते हैं, फिर हम इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो काम की चीज है वो हम देखेंगे। तो एक टर्म अभी समझ लीजिए, फेज। फेज क्या है, फेज, और हम कह सकते हैं इनिशियल फेज भी पढ़ना है इसमें। फेज और सिंपल इनिशियल फेज क्या होता है, इनिशियल फेज को हम लिखते हैं फाई नोट से, समझ लो। सिंपल फेज को हम लिखते हैं फाई से, ठीक है। ये जो इनिशियल फेज होता है ये एट टी इक्वल टू 0 पर होता है। इट कोरेस्पॉन्ड्स टू टी इक्वल टू 0, जहां से जर्नी शुरू होती है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर उस पार्टिकल की जो स्टेट है, उस पार्टिकल का जो एड्रेस है, जो पता है, जो इंफॉर्मेशन है, वो फाई नोट देता है। और किसी भी इंस्टेंट पर, अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एट एनी इंस्टेंट, सपोज कीजिए कि अभी मैंने एक सर्कुलर मोशन बनाया था, ठीक है। यह पार्टिकल अपनी जर्नी, हाँ जी, यह पार्टिकल पहले था P पे, तो P से ये अपनी यहां से शुरू नहीं करता है, ये यहां से शुरू नहीं करता है, ये जर्नी अपनी P से शुरू करता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं फेज एंड इनिशियल फेज की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि t इक्वल टू 0 पर जो कंडीशन होगी, जो एड्रेस होगा, जो पता होगा उस पार्टिकल का, वो फाई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी इंस्टेंट के ऊपर जो फेज होगा उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना होगा वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और पार्टिकल अपनी जर्नी, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो x से शुरू नहीं कर रहा है, वो कहां से शुरू कर रहा है, वो p से शुरू कर रहा है। तो p से शुरू कर रहा है, वो एक एंगल बना रहा है यहां पे फाई नोट। तो t इक्वल टू 0 पर जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो उसका एड्रेस है वो फाई नोट है, और फाई नोट उसका इनिशियल फेज है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, आई होप। तो अब हम बात करते हैं कि सर किसी t टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम t, तो किसी t टाइम के बाद द पार्टिकल रीच टू द पॉइंट p डैश। तो किसी t इंस्टेंट के बाद पार्टिकल p डैश पे आ जाता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो यहां से जो एंगल बना वो बना ओमेगा t। क्या बना, ओमेगा t। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एड्रेस है वो कितना हुआ, टोटल एड्रेस जो हुआ, अब फाई की वैल्यू को हम लिखेंगे ओमेगा t प्लस फाई नोट, ओमेगा टी प्लस फाई नोट, जिसमें फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज है, और फाई उसका फेज है एट इंस्टेंट टी, ठीक है। फाई नोट स्टार्टिंग से था कि कहां से जर्नी शुरू करता है, टी इक्वल टू 0, और ओमेगा टी उसके बाद में थोड़े से टाइम बाद में और कवर करता है। तो ये था हमारा फेज एंड इनिशियल फेज। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तब तक इसको तैयार कीजिए, अभी हम वो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं।